नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश, दुनिया, खेल जगत और आर्थिक जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। और किसी ने बहुत सच कहा है कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हम अपने भाग्य को बदलने का मादा रखते हैं। इसी सुविचार के साथ अगर हम बड़ी खबरों का जिक्र करें तो सबसे बड़ी खबर आज की जुड़ी हुई है संसद से, जहां राज्यसभा में पेश किया जाएगा नागरिकता संशोधन विधेयक। तो लोकसभा में वो पारित हो चुका है, राज्यसभा में कितनी राह आसान होगी, क्या कहता है अंगणित, इस पर होगी चर्चा। वहीं पीएसएलवी का जो 50वां मिशन है, क्यों है वो खास, जो हाफ सेंचुरी पीएसएलवी आज करने वाला है, आखिर वो खास क्यों है, इस पर भी हम करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। राज्यसभा में आज पेश होगा नागरिकता संशोधन विधेयक। बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान। लोकसभा में सोमवार को ही पारित हो चुका है विधेयक। लोकसभा ने 126वें संविधान संशोधन विधेयक को एक मत से दी मंजूरी। कानून बनने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में अगले 10 साल के लिए बढ़ेगा SC/ST आरक्षण। इसरो के लिए बेहद खास है आज का दिन। पीएसएलवी के 50वें मिशन के तहत इसरो भारत के रडार इमेजिंग, पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट 2BR-1 और 9 अन्य विदेशी सैटेलाइट्स को पीएसएलवी 48 यान के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से करेगा प्रक्षेपित। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मैड्रिड में COP25 की उच्च स्तरीय बैठक में हुए शामिल। कहा, भारत पर्यावरण संरक्षण की दिशा में निभा रहा है अपने वादे। भारत उत्सर्जन में 35% की कमी के लक्ष्य पर कर रहा है काम। पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहतरीन काम करने वालों की देशों की सूची में भारत शीर्ष 10 देशों में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सदन की न्यायिक समिति ने औपचारिक तौर पर तय किए 2 आरोप। महाभियोग प्रक्रिया की शुरुआत से पहले अहम कदम, पद के दुरुपयोग और कांग्रेस की प्रक्रिया में बाधा डालने का है आरोप। और खेल की खबरों में नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का हुआ समापन। अंतिम दिन भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा। 174 स्वर्ण, 93 रजत और 45 कांस्य के साथ भारत की झोली में कुल 312 पदक। और क्रिकेट में T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत का मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वेस्टइंडीज के साथ। सीरीज में दोनों टीमें हैं 1-1 की बराबरी पर। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पास होने के बाद आज सरकार इसे राज्यसभा में पेश करेगी। अंकगणित के लिहाज से केंद्र सरकार बिल के प्रति समर्थन को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। हालांकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने इस विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिखाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि पूर्वोत्तर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में आसानी से पास कराने के बाद अब सरकार इसे राज्यसभा में पास कराने की तैयारी में लग गई है। सरकार बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश करेगी। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 80 वोट। माना जा रहा है कि जेडीयू, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और पूर्वोत्तर के कुछ दलों के साथ आने की वजह से सरकार को इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो करोड़ों शरणार्थी, जो धर्म के नाम पर जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनकी माँ बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिनको धर्मांतरण करने पर मजबूर किया गया, वो अपना देश छोड़कर अगर भारत आए, भारत ने उनको शरण दी, तो ये बिल तो उनको उनके हक देगा। हालांकि लोकसभा में सरकार का समर्थन करने वाली शिवसेना के सुर कुछ बदले नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में और विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और सिर्फ ये जो मैंने कहा प्रश्न किसी पार्टी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। इस बीच पूर्वोत्तर के कई राज्यों में विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। असम में 2 छात्र संगठनों के राज्यव्यापी बंद के आह्वान के बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में जनजीवन पर असर पड़ा है। मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ लोगों को इस बात का डर है कि नागरिकता बिल के कानून बन जाने के बाद जिन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी
उनसे उनकी पहचान, भाषा और संस्कृति को खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि पूर्वोत्तर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के सांसद भी इस बिल के पारित होने पर खुश हैं। We are very happy once the cap is passed, it will be settled and no more the illegal intrusion will be protected by the expansion of inner line permit. Today, I would just like to express our gratitude at the central government for having exempted Mizoram and other states of the Northeast from the ambit of the citizenship amendment. Because of the gratitude that we have, we will be supporting this bill. For this, on behalf of the people of Nagaland and the northeastern state, I want to thank the Honorable Prime Minister and the Home Minister, and I support this bill. I would like to extend my support. I would like to thank the Home Minister for the extensive 119 hours of consultation he did with the Honorable Chief Ministers of the states in the Northeast and the civil societies and the student unions. इस बीच नागरिकता संशोधन विधेयक पर अमेरिकी संघीय आयोग की आलोचनात्मक टिप्पणी को गलत बताते हुए भारत ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी किसी भी धर्म के भारतीय नागरिक से उसकी नागरिकता नहीं छीनता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि USCIRF द्वारा अपनाया गया रुख उसके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए चौंकाने वाला नहीं है। हालांकि यह खेदपूर्ण है कि इस मामले में संस्था ने अपने पूर्वाग्रह और पक्षपातपूर्ण रवैये से निर्देशित होना चुना, जिस पर उसका ज्ञान बेहद सीमित है तथा जिस पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। गौरतलब है कि लोकसभा ने सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना का सामना कर भारत आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पार्लियामेंट टीम, DD न्यूज। और वहीं संसद की आज की कार्यवाही की बात करें तो राज्यसभा में आज नागरिकता संशोधन बिल को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज इस विधेयक को पेश करेंगे। तो नागरिकता संशोधन बिल को विचार और पारित कराने के लिए आज किया जाएगा पेश राज्यसभा में। उधर लोकसभा में सरकार आज निजी डेटा की सुरक्षा से जुड़ा बिल पेश करेगी। इस बिल में निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और इकट्ठा करने के बारे में व्यापक दिशा निर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता और उसे लागू करने के तरीके से जुड़े तमाम प्रावधानों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल भी पेश किया जाएगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद संस्कृत के उत्थान के लिए जरूरी कदम उठाने की प्रक्रिया में और तेजी आएगी। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा कोड विधेयक और अभिभावक और वरिष्ठ नागरिक कल्याण संशोधन विधेयक को भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। वहीं निजी डेटा की सुरक्षा से जुड़ा बिल होगा पेश और केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल भी पेश किया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा कोड विधेयक को भी पेश किया जाएगा, जिसकी हमने जानकारी दी। उसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण संशोधन विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो ये तमाम बिल है जिन पर रहेगी आज खास नजर। वहीं संसद के दोनों सदनों में कल सुचारू रूप से विधायी कार्य हुआ। लोकसभा से संविधान का 126वां संशोधन बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस संशोधन से SC/ST को लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम मोदी ने बिल के पास होने पर खुशी जताई है। वहीं आर्म्स अमेंडमेंट बिल उच्च सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इस बिल में एक लाइसेंस पर केवल 2 हथियार रखने का प्रावधान है, जबकि वर्तमान में कोई भी व्यक्ति अधिकतम 3 हथियार रख सकता है। बिल में अवैध हथियार बनाने वालों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। और संसद की कार्यवाही पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। और आज राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किया जाना है, राह कितनी आसान है? देखिए, दोपहर 2 बजे नागरिकता संशोधन विधेयक सरकार विचार और पारित कराने के लिए पटल पर रखेगी राज्यसभा में। और जहां तक सरकार की राह की चुनौतियों का सवाल है, हम जानते हैं कि लोकसभा में जिस तरह से सरकार को, सत्ता पक्ष को एनडीए से इतर तमाम दलों का समर्थन हासिल हुआ और उस लिहाज से देखें तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है बीजेपी और सत्ता पक्ष कि इस विधेयक की राह
में कोई चुनौती राज्यसभा में भी आने वाली नहीं है, क्योंकि एनडीए से इतर अगर आप देखें तो शिवसेना ने लोकसभा में समर्थन किया था, जिसने नाता तोड़ा है हाल ही में बीजेपी से। हालांकि उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि कुछ मामलों में वो स्पष्टता चाहेंगे, उसके बाद राज्यसभा में पार्टी रुख साफ करेगी। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, बीजेडी, इन तमाम दलों के समर्थन की उम्मीद है राज्यसभा में सरकार को, और उस लिहाज से अगर देखें तो फिर इस विधेयक के राज्यसभा में पारित होने को लेकर कोई खास दिक्कत आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और यही वजह है कि एनडीए के तमाम नेता, सरकार के मंत्री इस बात का भरोसा जता रहे हैं और विश्वास भी उन्होंने जताया है कि दरअसल राज्यसभा में इस विधेयक को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और हम जानते हैं कि एक लंबी बहस हुई जब लोकसभा में बिल पारित किया गया, उससे पहले इंट्रोडक्शन पर भी एक तरह से काफ़ी जो है लोगों ने, सांसदों ने अपनी बात रखी, कई सदस्यों ने अपनी बात रखी, उस पर अमित शाह गृह मंत्री ने जवाब भी दिया। और आज जब ये विधेयक राज्यसभा में रखा जाएगा, सरकार इसे पारित कराने की कोशिश करेगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है राज्यसभा की, उसने 6 घंटे का समय भी अलॉट कर दिया है। तो निश्चित तौर पर दोपहर बाद जब इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा जाएगा, चर्चा शुरू होगी, तब देखना होगा कि क्या कोई दल जिसने लोकसभा में जो रुख अपनाया था उससे इतर क्या कुछ कोई दल रुख अपनाता है, ये इस पर सभी की निगाहें होंगी। लेकिन सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि जहां तक बिल को राज्यसभा में पारित करने का सवाल है, कोई खास चुनौती नहीं आने वाली है, क्योंकि एनडीए से इतर भी कई दलों का समर्थन राज्यसभा में भी मिलने वाला है। जी बिल्कुल, तो काफ़ी ऐसे दल हैं जो इस बिल के समर्थन में हैं। लेकिन अगर अन्य बिलों या विधेयकों की बात की जाए जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे, जिन पर रहेगी खास नजर, वो कौन से हैं शैलेंद्र? हम जानते हैं कि लोकसभा में आज 4 विधेयक लोकसभा में सदन के पटल पर रखे जाने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक हैं। डाटा सिक्योरिटी से जुड़ा जो अहम विधेयक है, जिस पर एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हम जानते हैं कि उससे पहले एक ड्राफ्ट जारी हुआ था और लंबे विचार विमर्श के बाद इस विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी हाल ही में दी थी और सरकार इसे लोकसभा में आज पेश करने जा रही है, जिसमें निजी डाटा के सुरक्षा, लोगों की सहमति और साथ ही साथ इस डाटा के संग्रहण और प्रोसेसिंग में किस तरह के दिशा निर्देश हैं, उन्हें किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है और कंपनियों की क्या जिम्मेदारी होगी, इन सब का विस्तार से जिक्र किया गया है। और काफ़ी इस बात को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। दरअसल ये सुनिश्चित करने का प्रयास इस बिल के जरिए किया जाएगा कि जो लोगों का जो निजी डाटा है वो सुरक्षित रहे और उनकी सहमत के साथ ही इस्तेमाल हो सके, और इस्तेमाल के बाद अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उनके डाटा को खत्म कर दिया जाए तो कंपनियों पर यह जिम्मेदारी होगी कि उनकी डाटा का कहीं अन्य, उनकी जो निजी सूचनाएं हैं उसे अन्य कहीं इस्तेमाल न करें। तो निश्चित तौर पर बहुत अहम विधेयक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ा एक बहुत अहम विधेयक सरकार उसे आज लोकसभा में पेश करना चाहती है। इसके साथ ही साथ कोर्ट सिक्योरिटी, जो सामाजिक सुरक्षा में जो कोर्ट बनाने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है, उससे जुड़ा अहम विधेयक है जो आज लोकसभा में पेश होगा। और संस्कृत को बढ़ावा देने से जुड़ा जो संस्कृत यूनिवर्सिटी बिल है वो भी आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 विधेयक है जो आज लोकसभा में पेश किया जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो वित्त मंत्रालय से जुड़ा एक अहम विधेयक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियामक बनाने का वित्तीय सेवाओं में, उस पर चर्चा होकर उसे पारित कराने की कोशिश भी की जाएगी आज लोकसभा में। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज नागरिकता संशोधन विधेयक को राज्यसभा में रखा जाएगा पारित कराने के लिए। देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। रुक करते अगली खबर का। इसरो के लिए आज बेहद खास दिन है। पीएसएलवी के 50वें मिशन के तहत इसरो आज भारत के रडार इमेजिंग पृथ्वी निगरानी उपग्रह रिसैट 2BR1 और 9 अन्य विदेशी सैटेलाइट्स को पीएसएलवी 48 यान के जरिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित करेगा। प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने कहा है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण रॉकेट पीएसएलवी का 50वां मिशन आज दोपहर 3:25 पर उड़ान भरेगा। इस उपग्रह को कृषि, वन एवं आपदा प्रबंधन में सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से तैयार किया गया है। 628 किलोग्राम भार वाला यह उपग्रह अपने साथ 9 छोटे उपग्रहों को भी लेकर जाएगा, जिसमें इजराइल, इटली, जापान का 1-1 और अमेरिका के 6 उपग्रह शामिल होंगे।
तो इस 50वें जो मिशन की PSLV का जो 50वां मिशन है उसकी खासियत क्या है उससे जुड़ी हुई बड़ी बातें और रोचक तथ्य, इसे जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी अरुण शर्मा के पास। शुक्रिया आंचल। बेहद खास दिन आज इसरो के लिए और PSLV के लिए भी। PSLV के लिए खास दिन इसलिए है क्योंकि ये वो PSLV है जिसने अपनी 50 उड़ान आज पूरी करनी है, यानी कि आज 50वीं उड़ान इस PSLV रॉकेट की होगी। लेकिन क्यों ये बड़ी बात है, इसकी कुछ बड़ी बातें भी देख लेते हैं। आज PSLV का जो 50वां मिशन है, एक तरह से आज इसको ये PSLV रॉकेट अंजाम देने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर इसकी की जाए तो वो ये है कि जो रीसेट 2BR1 आज लॉन्च किया जाएगा। ये एक तरह से रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट्स होता है, यानी कि जैसे हमारे फोन में अलग अलग वर्जन होते हैं, X, Y या Z सीरीज आती है, वैसे ही जो हमारा रिमोट सैटेलाइट है, रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट है, उसका RISAT 2BR1 वर्जन ये आज PSLV रॉकेट इसको लेकर के उड़ान भरेगा और इससे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। इसकी एक और बड़ी बात अगर हम समझने की कोशिश करें यहां पर, तो जो 2BR1 है आज दोपहर 3:25 पर, यानी कि लगभग 3:30 बजे लॉन्च होगा और माना जा रहा है कि 20 से 21 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इसके बाद में इसरो का एक और कीर्तिमान अंतरिक्ष में आज एक तरह से स्थापित होगा। लेकिन एक और अगर चीज हम समझने की कोशिश यहां पर करें तो लॉन्च की बात हो गई। जो रेडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होता है, यानी कि ये अर्थ की, यानी कि हमें पृथ्वी की तस्वीरें इतनी बेहतरी के साथ लेगा। जो 2BR1 बेहद ही सर्वेलेंस के लिहाज से काफी बेहतरीन माना जाता है और जो ये रेडार इमेजिंग के माध्यम से जो पिक्चर्स लेगा, इमेजेस लेगा, इस समय डिफेंस सर्वेलेंस को काफी ज्यादा मदद मिलने जा रही है। लेकिन इसका एक और बड़ी बात समझने की कोशिश करें, यानी कि रीसेट 2BR1 का वजन महज 628 किलो का, यानी कि ये 628 किलो का वजन है जिसको PSLV रॉकेट आज 3:25 पर लेकर के अंतरिक्ष की तरफ निकलेगा। ये तो इसके वजन की बात हो गई, लेकिन अगर इसकी कुछ और अन्य बड़ी बातों की अगर जानने की कोशिश करें तो रीसेट 2BR1 को धरती की कक्षा में 576 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा, यानी कि जितनी दूरी अमूमन, यानी कि एक तरह से देखा जाए अहमदाबाद से मुंबई के बीच में हो गई या इस तरह की दूरी के आसपास, आपको ये समझिए कि ये जो PSLV है रीसेट 2BR1 को लेकर के जाएगा, यानी कि 576 किलोमीटर की दूरी पर अर्थ सरफेस से इसको वहां पे प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। तो महज 576 किलोमीटर की दूरी से ये जो हमारा जो रीसेट सैटेलाइट है ये पिक्चर्स ले सकेगा। एक और अगर बड़ी बात किया अगर हम जानने की कोशिश करें तो PSLV C48 9 कस्टमर सैटेलाइट को लेकर के जाएगा, यानी कि ये 9 फॉरेन सैटेलाइट्स होंगे, ये भी हमारे साथ होंगे। कौन से वो सैटेलाइट होंगे इसको भी जरा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो पहला सैटेलाइट है वो इजराइल का होगा, दूसरा सैटेलाइट इटली का होगा, तीसरा सैटेलाइट जापान का होगा और अमेरिका के 6 सैटेलाइट्स भी हमारे साथ में आज निकलेंगे PSLV रॉकेट में। और जो हमारा सैटेलाइट होगा जो रीसेट 2BR1 है वो भी इन्हीं के साथ होगा, को पैसेंजर होगा इन सैटेलाइट के साथ में। तो ये कुछ बड़ी बात है। लेकिन इस मिशन की अगर बात की जाए तो 21 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा, यानी कि 3:25 पे अगर वेदर कंडीशन सही रहती है तो 3:25 पर ये शुरू होगा और 21 मिनट के अंदर अंदर इस पूरे मिशन को अंजाम दे दिया जाएगा। इसकी अगर और अन्य बड़ी बातों को अगर हम समझने की कोशिश करें, यानी कि PSLV की क्या कुछ खास बातें रही हैं, आपको बता दें कि PSLV D1 20 सितंबर 1993 में लॉन्च हुआ था, यानी कि लगभग 22 साल का सफर हो चुका है PSLV को। ये वो रॉकेट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही रॉकेट 1993 में लॉन्च हुआ था और आज 2019 तक ये सर्व कर रहा है। बेहद रिलायबल रॉकेट्स में से माना जाता है जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है। इसरो काफी रिलाय करता है इस अगर PSLV की बात की जाए तो। दूसरी अगर बड़ी बात देखें यहाँ पे, अगर हम लोग आगे बढ़े तो 1994 से लेकर 2019 तक अभी तक 49 भारतीय सैटेलाइट्स को हमारा PSLV लॉन्च कर चुका है, यानी कि आज 50वां सैटेलाइट होगा, 50वीं जर्नी होगी। अगली बड़ी बात अगर हम देखें यहां पर जो इस PSLV की खास बड़ी बातें हैं तो वो ये है कि 2209 विदेशी सैटेलाइट्स को PSLV अभी तक लॉन्च कर चुका है। अगर आप देखें कि 209 सैटेलाइट्स PSLV ने लॉन्च कर दिए, बहुत बड़ा कीर्तिमान है भारत जैसे देश के लिए जो कि अंतरिक्ष में भी अपने कीर्तिमान बनाता जा रहा है। लेकिन अब अगली बड़ी बात देखें यहां पर तो कितने सैटेलाइट्स लॉन्च किए, तो इसरो ने अभी तक आप देखें 310 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है यहां पर और उसमें से आप देखें कि लगभग 200 से ज्यादा भारतीय सैटेलाइट्स को लॉन्च किया हुआ है। तो ये इसरो के लिए, इस PSLV रॉकेट के लिए बहुत ही बड़ी बात निकल करके आती है। अगर अगली बड़ी बात को यहां पर देखें तो वो ये कि PSLV के 49वें मिशन में केवल 2 असफल हुए अभी तक, यानी कि अभी तक जो 49 मिशन PSLV रॉकेट ने जो अंजाम दिया है उसमें से 2 ही फेलियर रहा, यानी कि अब सक्सेस रेशियो देखिए कितना रिलायबल इस लॉन्चिंग व्हीकल को हम कह सकते हैं इसके लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर PSLV कभी इसरो लॉन्च करता है, कभी GSLV से हम लोग लॉन्च करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये है PSLV का जो हमारा लॉन्च व्हीकल हो गया, ये है GSLV। हमने हाल ही में जो चंद्रयान मिशन देखा था वो इसी GSLV व्हीकल से हुआ था। भाई दोनों के दोनों सैटेलाइट्स हैं, ये एक तरह से सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं।
दूसरी बड़ी बात देखते हैं इन दोनों ही लॉन्चिंग व्हीकल्स की। तो ये पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ये जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अब इसका मतलब क्या होता है थोड़ा और आगे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगली जो बड़ी बात यहाँ पे इस सैटेलाइट की वो ये है कि जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये एक तरह से अर्थ के बहुत नजदीक रहता है, काफी लो वेट माना जाता है। चलिए अगली अब बड़ी बात यहाँ पर इस GSLV और PSLV की हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। वो अगली बड़ी बात यह है कि जो PSLV है 1994 में इसने सर्विस करनी शुरू कर दी थी, यानी कि 1994 से ये अस्तित्व में है और इसको लॉन्च किया जा रहा है। इसके माध्यम से कई सारे लॉन्चेस किए जा रहे हैं। जो GSLV है वो 2001 से इसकी शुरुआत हुई, यानी कि थोड़ा लेटेस्ट है, हैवी वेट माना जाता है। अगली बड़ी बात देख लेते हैं, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि कब शुरू हुए थे। जो इसकी कैपेसिटी है पेलोड्स की 1750 किलोग्राम तक का जो वेट है, पेलोड्स अपने साथ लेकर के PSLV उड़ान भर सकता है। GSLV की खास बात करें तो 2500 किलोग्राम से लेकर के 8000 किलोग्राम तक, यानी कि GSLV Mark 3 Mark 4 की अगर हम बात करें तो 8000 किलोग्राम तक वजन के पेलोड्स होते हैं, यानी कि सैटेलाइट्स होते हैं, वो इस GSLV में जा सकते हैं। लेकिन PSLV बहुत ही हल्का सैटेलाइट को लॉन्च करा सकता है, क्योंकि ये लो वेट रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल में से माना जाता है। अगर अगली बड़ी बात की इसकी अगर हम लोग कोशिश करें जानने की, वो है कि ये 600 से 900 किलोमीटर की सरफेस पे अगर लॉन्च करना है, अगर ऑर्बिट्स पे लॉन्च करना है, कि बहुत कम दूरी तक लॉन्च करना है अर्थ सरफेस से, तो हम लोग PSLV का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन GSLV 36,000 किलोमीटर तक जा सकता है, तो ये इसकी रेंज है अर्थ सरफेस से। इससे अगर आप देखिए कि चंद्रयान मिशन हो गया या गगनयान की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हैवी वेट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि GSLV है। लेकिन वैसे हम लोग PSLV लॉन्च करते हैं जो कि बहुत ही लो वेट सैटेलाइट्स को इसको अगर आगे भेजने की अगर बात की जाए तो ये कुछ बड़ी बात है। अगर अगली हम बड़ी बात करें, यहां समझने की कोशिश करें, तो ये लाइट वेट सैटेलाइट है। लेकिन आज जो PSLV जो लॉन्च करने जा रहा है रीसेट 2BR1, इसके क्या बड़े फायदे हैं, इसको भी आज समझना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट अर्थ सरफेस की कुछ इमेजेस इतने नजदीक जाकर के ले सकता है। ये देखिए इतना जूमिंग कैपेसिटी इस सैटेलाइट की रहने वाली कि यहां तक हम जूम कर सकते हैं। 0.35 मीटर ये वो दायरा होगा, यानी कि 35 सेंटीमीटर की दूरी में भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये सैटेलाइट दोनों को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये इसकी कैपेसिटी है, जूमिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो। लेकिन क्या वो बड़ी बात है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए 0.35 मीटर रेजोल्यूशन की तस्वीरें कैप्चर कर सकता है। दूसरी बड़ी बात कि भारत की सीमाओं की निगरानी रखने में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है रीसेट 2BR1 से। रीसेट 2BR1 घने बादलों में भी तस्वीरें खींचने में सक्षम है। ये इसकी कैपेसिटी, घने बादल हो रात हो, ये कैप्चर कर सकता है तस्वीरों को। साथ ही साथ जो आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत ने की थी 2016 में, उसमें भी रीसेट के जो ओल्डर वर्जन थे उसकी सहायता ली गई थी। और साथ ही साथ कृषि, जंगल और आपदा प्रबंधन के डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हम रीसेट 2BR1 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा है कि रीसेट की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक को भारत ने अंजाम दिया था। जो डेटा मिला था उसकी मदद से हम सर्जिकल स्ट्राइक कर पाए थे। और जो घुसपैठ होती है बॉर्डर पर, वहां पर डिफेंस सर्वेलेंस की को काफी ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। तो आज भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है जब PSLV अपनी 50वीं उड़ान भरेगा, और ये एक तरह से ऐतिहासिक होने जा रहा है इसरो के लिए भी। तो ये थी कुछ बड़ी बातें जहां तक PSLV की बात आती है। लेकिन बाकी खबरों के लिए आंचल फिर से आपके पास। शुक्रिया अरुण, इन तमाम रोचक तथ्यों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें समझाने के लिए। लेकिन अब आपको लिए चलते हैं सीधे श्रीहरिकोटा, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता फिलिप मैथ्यू। फिलिप, तो PSLV का जो 50वां मिशन है उसके तहत आज रडार इमेजिंग अर्थ सैटेलाइट का प्रक्षेपण तो है ही, जो अंतरिक्ष से सरहदों पर पैनी नजर रखेगा। किस तरह की तैयारी है वहां पर? Well, I can tell you that the countdown is progressing as per schedule. In fact, the fuel filling operations are almost complete. There will be some checks that are carried out. In fact, will be carried out of all the communication as well as the other systems on board in the course of the day. And thereafter, if everything goes well, it should take off around 3:30 or so. So that is when we expect to. The weather, of course, is quite pleasant at the moment, quite conducive to a launch. So on the weather front, not much problems are expected. Yes, the countdown did start around 10 to 15 minutes late yesterday, but scientists are confident that they will be able to launch as per their earlier schedule. जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलिप इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे संवाददाता जो कि श्रीहरिकोटा से जुड़ रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि श्रीहरिकोटा से जो स्थितियां हैं वो बहुत सामान्य हैं, मौसम भी बहुत ठीक है, कंड्यूसिव है, और जो 3:25 का टाइमिंग दिया हुआ है प्रक्षेपण का, वहां पर भी तैयारियां पूरी तरह से हैं। और आज PSLV का जो 50वां मिशन है जिसका जिक्र हमारे संवाददाता अरुण शर्मा भी कर रहे थे कि किस तरह से इमेज सैटेलाइट
रीसेट 2BR-1 जिसको आज प्रक्षेपित किया जाएगा। 9 अन्य उपग्रह भी जो अलग अलग देशों से हैं उन्हें भी प्रक्षेपित किया जाएगा। तो आज इसरो के लिए, भारत के लिए काफी बड़ा और अहम दिन। लेकिन फिलहाल नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में। और अब बात कर लेते हैं COP25 की। जी हां, भारत पहली बार इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल हुआ। वहीं अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, भारत वैश्विक जलवायु लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में COP25 की उच्च स्तरीय बैठक में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर भारत ने जो कहा वह उसे कर रहा है। मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र मसौदा सम्मेलन COP25 की उच्च स्तरीय बैठक में प्रकाश जावड़ेकर ने भारत का रुख पेश किया। प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लागू करने की वकालत करते हुए विकसित देशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने और इस दिशा में किए गए वादे पूरे करने की मांग की। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मात्र 6 देश पेरिस में घोषित राष्ट्रीय स्वैच्छिक सहयोग को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका में है। वहीं केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने बयान में कहा कि भारत का 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है, उसकी घोषणा की है। भारत ने की जो जीडीपी है उसके उत्सर्जन की तीव्रता के अनुपात को 21% तक घटाने के लक्ष्य को भी प्राप्त किया। ये संबोधन के अहम केंद्र बिंदु है, पॉइंटर्स है जो हम आपको बता रहे हैं। सौर, बायोमास और पवन ऊर्जा क्षेत्रों में एक साथ प्रगति की गई है। वहीं कोयला उत्पादन की अगर बात की जाए तो कार्बन टैक्स $6 प्रति टन की दर से लागू किया गया है। वहीं वाहन उत्सर्जन मानदंडों की अगर बात की जाए तो उसके लिए BS4 से BS6 की छलांग भारत ने लगाई है। और वहीं घरों में अगर बात की जाए तो 36 करोड़ LED बल्ब लगाए गए हैं। और अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। मुफलिसी के कारण कई लोग अपने घर का जो सपना है उसे साकार नहीं कर पाते। ऐसे में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना उन गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है जो वर्षों से अपने पक्के घर का सपना संजोए हुए हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में किस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना जम्मू के पुंछ जिले में सैकड़ों परिवारों के उस सपने को साकार कर रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से देश के कई गरीबों को अपने पक्के घर का सपना पूरा हो रहा है। जम्मू के पुंछ जिले में रहने वाले कई गरीब परिवारों को इस योजना की मदद से पक्का घर मिला है। पहाड़ी गांव अजमाबाद की रजिया बेगम के गरीब परिवार का अपने पक्के घर का सपना पूरा हो गया है, जिससे पूरा परिवार काफी खुश है। उनका कहना है कि कच्चे मकान में बरसात के मौसम में सारा पानी अंदर आ जाता था, जिससे घर में बैठने की भी कोई जगह नहीं होती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना से मिले पैसों से उन्होंने पक्का टीन का मकान बना लिया है। पहले मेरा कच्चा मकान था, बर्फें गिरती थी, बहुत मुसीबत थी, बहुत परेशानी थी। अब गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमें मकान दिया, तो हम इससे गुजारा करते हैं।
कच्चा मकान था, बारिश होती थी, सब पानी अंदर आ जाता था, बैठने के लिए जगह नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, कुछ नहीं था, गरीब थे। अब शुक्रगुजार करती हूँ मोदी जी का, अच्छा मकान बन गया, हम आराम से रह सकते हैं, कोई फिक्र चिंता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सुकून से हम रहते हैं, किसी चीज का कोई वो नहीं है। जी ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा मकान बना। पहले था कि जब भी बारिश आसमान पर चढ़ आता था तो हमारे मकान गीले हो जाते थे, रहने सहने की बात नहीं बनती थी। तो आज प्रधानमंत्री जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये पैसा दिया, हमने मकान बनाया। आज बहुत अच्छा आप भी देख जा रहे हैं कि हमारा मकान बहुत अच्छा, रहने सहने के लिए, बैठने के लिए अच्छा मकान बना। पूरे मंडी ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 मकानों का निर्माण किया गया है। रजिया बेगम की तरह ही पिछले कई दशकों से कई परिवार कच्चे मिट्टी के बने मकान में गुजर बसर करने के लिए बाध्य थे। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना ने उन्हें एक नई जिंदगी दी है और देश को एक नई राह प्रशस्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। महाभियोग मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिकी सांसद की न्यायिक समिति ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग की 2 धाराएं लगाई हैं। समिति के प्रमुख जेरी नैडलर द्वारा किए गए खुलासे में पहली धारा में ट्रंप पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरी में उन पर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप है। न्यायिक समिति इस सप्ताह इस मुद्दे पर मतदान कर सकती है कि इन आरोपों को औपचारिक तौर पर पूर्ण प्रतिनिधि सभा में भेजा जाए या नहीं। अगर सदन इन धाराओं को मंजूरी देता है, तब संसद के उच्च सदन सेनेट में विचार किया जाएगा कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जाए या नहीं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप सेनेट में इन दोनों निराधार आरोपों का जवाब देंगे। अमेरिका के न्यू जर्सी में कल अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में एक नागरिक सहित 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार गोलीबारी की शुरुआत एक दुकान से हुई, जहां 2 संदिग्ध छुपे हुए थे। शहर में कम से कम 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस घटना के दौरान शहर के स्कूलों को लॉकडाउन पर रखा गया था। जर्सी शहर हडसन नदी के दूसरी तरफ है और हडसन नदी के एक तरफ न्यूयॉर्क शहर है। अभी तक इस बात का पता नहीं लग पाया है कि गोलीबारी करने वाले कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। और आइए रुक करते हैं खबरें जो कि अर्थ जगत से जुड़ी हुई हैं। राज्यसभा में नोटबंदी पर पूछे गए सवाल के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के इस कदम से जनता को 5 फायदे हुए हैं। इसमें सबसे ज्यादा काले धन और आतंकी वित्त पोषण पर लगाम लगाने में मदद मिली है। काले धन के खिलाफ प्रहार, दूसरा जो फेक करेंसी भारत के अंदर आती थी उसके खिलाफ प्रहार करना, तीसरा जो फंडिंग होती थी टेररिज्म के लिए उसके खिलाफ प्रहार करना, चौथा कन्वर्ट नॉन फॉर्मल इकोनॉमी इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, और 5वां था डिजिटलाइजेशन को और प्राथमिकता देना। इसके लाभ हमें क्या हुए, आप अगर इस पर देखेंगे तो जो आज सर्कुलेशन नोट्स की होनी चाहिए, जो मैंने आपको उत्तर में कहा कि उसमें लगभग 3046 बिलियन रुपीस की गिरावट आई है, जो कैश होना चाहिए था मार्केट में उसमें भी, और जो काउंटरफीट करेंसी है सर, वो भी जो 7,62,072 पीसेस थे वो कम होकर अब 3,17,000 पीसेस वो रह गए। और अब खबर आपके मोबाइल से जुड़ी हुई। अपना मोबाइल नंबर एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर या एक सर्कल से दूसरे सर्कल में पोर्ट कराना पहले से ज्यादा आसान भी होगा और सस्ता भी। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने कल संशोधित मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP की जो प्रक्रिया है उसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया। अब 16 दिसंबर से पोर्टिंग की प्रक्रिया तेज और अधिक सुगम हो जाएगी। MNP के तहत कोई भी उपभोक्ता अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को अपना मोबाइल नंबर बिना बदले बदल सकता है।
आइए रुक करते हैं खेल की खबरों का। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का कल समापन हो गया। खेलों के 10वें व अंतिम दिन भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा देखने को मिला। भारतीय मुक्केबाजों ने 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक अपने नाम किया। भारत पदक तालिका में 312 मेडल्स के साथ टॉप पर रहा, जिसमें 174 गोल्ड, 93 रजत और 45 कांस्य पदक शामिल हैं। तेरहवें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने लगभग सभी खेलों में अपना वर्चस्व कायम रखा। मंगलवार को दक्षिण एशियाई खेलों के अंतिम दिन भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा और भारत ने 10 गोल्ड के साथ 12 मेडल अपनी झोली में डाले। भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण एवं 1 रजत पदक हासिल किया। महिला मुक्केबाज पिंकी रानी, सोनिया लाथर, मंजू बम्बोरिया ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा सर, और डेफिनेटली हम इस चीज़ को पॉजिटिव यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट क्वालिफायर चाइना में हो रहा है फेब में, तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन अभी कैंप आईजी दिल्ली स्टेडियम में लग रहा है। तो मेरा टारगेट फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफाई है कि एशिया में जो मेरा रैंक है 2nd रैंक रहा है और वर्ल्ड में भी 2nd रहा है, तो डेफिनेटली मैं अब की बार क्वालिफाई करके ही कुछ करूँ ना है। एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी, मेरी फैमिली के लिए और पूरे इंडिया के लिए। अभी हमारे क्वालिफाई राउंड्स होंगे इसके बाद, तो उसके लिए नेक्स्ट तैयारियां स्टार्ट होंगी और ट्रायल्स रहेंगी दिसंबर लास्ट वीक में। तो बस उसकी सारी प्रिपरेशन है कि क्वालिफाई के लिए जो ट्रायल्स हैं उनमें सिलेक्शन करवाना है और क्वालिफाई राउंड में जाना है। वहीं पुरुष श्रेणी में स्पर्श कुमार, कृष्ण विश्वास और नरेंद्र ने गोल्ड पर कब्जा जमाया। स्क्वाश की बात करें तो भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण जीता तो पुरुष टीम को रजत से संतोष करना पड़ा, जबकि जूडो और बास्केटबॉल में भारत को स्वर्ण पदक मिले। कुल मिलाकर 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। पदक तालिका में भारत 312 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, जिसमें 173 गोल्ड, 93 रजत और 44 कांस्य पदक शामिल हैं, जबकि मेजबान नेपाल दूसरे स्थान पर व श्रीलंका पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में 7 देशों भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान व मालदीव के लगभग 2700 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 10 दिनों तक चले खेलों का आज समापन हो गया, जिसमें नेपाल के उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। नेपाल से हमारे संवाददाता राजकुमार की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब बात क्रिकेट की। तीसरे और निर्णायक T20 मैच में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। सीरीज में 1-1 मैच जीत चुकी दोनों टीमों की कोशिश इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। अगर कोई क्रिकेट सीरीज 3 मैचों की हो और पहले 2 मैचों के बाद दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हो, तो तीसरे मैच के प्रति आकर्षण खुद ब खुद बढ़ जाता है। भारत और वेस्टइंडीज की T20 सीरीज में भी अब यही रोमांच पैदा हो गया है। मेजबान भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच जीता, जबकि दूसरा मैच मेहमान टीम वेस्टइंडीज के नाम रहा। अब दोनों टीमें बुधवार को तीसरे T20 मैच में आमने सामने होंगी। यह सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच भी है। वेस्टइंडीज की टीम ने रविवार को दूसरा T20 मैच जिस अंदाज में जीता, उससे उसके हौसले बुलंद है। वह मुंबई में होने वाले मैच में यकीनन बढ़े हुए मनोबल के साथ उतरेगी। तो वहीं विराट कोहली की भारतीय टीम पर थोड़ा दबाव जरूर बन गया है। आखिर उस पर घरेलू सीरीज हारने का खतरा जो मंडरा रहा है। खिलाड़ियों की बात करें तो भारत के विराट कोहली, केएल राहुल, शिवम दुबे और ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी से जता दिया है कि वे अच्छी फॉर्म में हैं। लेकिन मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड भारत के पक्ष में नहीं है। भारत ने यहां तक अब तक 3 T20 मैच खेले हैं और उनमें से सिर्फ 1 पर जीत हासिल कर पाया है। वेस्टइंडीज की बात करें तो उसके खिलाड़ी भी फॉर्म में नजर आए हैं। खासकर लिंडर सिमंस, निकोलस पूरन, एविन लुइस ने अच्छे रन बनाए हैं। वानखेड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड भी वेस्टइंडीज के पक्ष में है। उसने यहाँ 2 मैच खेले हैं और दोनों में ही जीत हासिल की है। खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में मैदान पर भारतीय टीम द्वारा किए गए प्रदर्शन से कप्तान कोहली जरूर निराश होंगे। गौरतलब है कि भारतीय फील्डर्स ने कई कैच टपकाए थे। हालांकि कोहली एंड कंपनी की कोशिश इन सब बातों को भुलाकर निर्णायक मैच को जीत सीरीज अपने नाम करने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
और खेल की खबरों के बाद आइए अब नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर डाल लेते हैं एक नजर। जो पहला पत्र हम ले रहे हैं वो है जनसत्ता, और यहाँ पर किस तरह से जो प्रधानमंत्री को उपहार मिले हैं उससे करीबन 15 करोड़ से भी ज्यादा की आय वो हासिल हुई है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये जानकारी दी, और उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महात्मा गांधी वाले चित्र की जो नीलामी है यह सबसे ऊंची बोली लगाई गई। तो यानी कि जितने भी उपहार प्रधानमंत्री जब वैश्विक यात्राओं पर जाते हैं वहां से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक आय का स्रोत, एक आय का जरिया है। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि दैनिक जागरण से, और ये खबर है वो शोध यानी कि रिसर्च को लेकर है कि किस तरह से अब रिसर्च को लेकर रुझान छात्रों में बढ़ गया है। 5 वर्षों में ये दोगुना हुआ है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, असम की बात की जाए, बिहार, झारखंड, दिल्ली, ये तमाम जो राज्य हैं यहाँ पर रुझान जो है वो लगातार बढ़ोतरी के लिहाज से। और 2014 में जिस तरह से जो HRD मिनिस्ट्री है उसने कहा था कि शोध के लिए अलग अलग विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, और अब JRF की जो राशि है उसको भी 31,000 रुपए कर दिया गया है। तो ऐसे में शोध पर लगातार युवाओं का फोकस और प्रशिक्षण को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहते हैं कि युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि हम ले रहे हैं राष्ट्रीय सहारा से, और ये ठंड से जुड़ी हुई है। कल अगर मंगलवार की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों का सबसे सर्द दिन मंगलवार रहा, और अगले आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग का मानना है कि हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, मौसम मिजाज बदलेगा। यानी अगर अभी तक आपने ठंडे यानी कि ठंड के कपड़े नहीं निकाले हैं तो आप सोच लीजिए कि अब दिसंबर का वो वक्त आने वाला है जब आपको इनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। और अब आखिरी खबर जो हम ले रहे हैं वो हिंदुस्तान से है, और ये गूगल मैप से जुड़ी हुई है। गूगल मैप जिसका हम लगातार कहीं जाना हो GPS सिस्टम पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब गूगल मैप एक ऐसा फीचर लेकर आने वाला है कि अगर आप रात में कहीं जा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इसके वैकल्पिक रास्ते तो वो बताता ही है, लेकिन कहाँ सबसे ज्यादा रोशनी है वो भी बताने का फीचर अब गूगल मैप में होगा। और खास तौर पर हिंसा की घटनाओं को देखते हुए जल्द ही गूगल मैप ये फीचर ला सकता है, ताकि अंधेरी या सुनसान जगहों पर आप ना जाएं और वैकल्पिक रास्ता या वैकल्पिक मार्ग को तलाश पाएं। अखबारों की सुर्खियों के बाद आइए अब देख लेते हैं कि इतिहास के झरोके से कितना खास है आज का ये दिन। साल 1922 में आज के दिन महान अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म अविभाजित भारत के पेशावर में हुआ था। सरकार ने उन्हें भारतीय सिनेमा के प्रति उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साथ ही उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। साल 1941 में आज के ही दिन जर्मनी और इटली ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। यह द्वितीय विश्व युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अमेरिका ने तुरंत दोनों देशों पर युद्ध की घोषणा करके जवाब दिया था। साल 1967 में आज के ही दिन महाराष्ट्र में कोयना नगर शहर के पास 6.5 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप में करीब 180 लोगों की जान गई थी और 1500 से अधिक घायल हो गए थे। साल 1994 में आज के ही दिन चेचन्या में रूसी सैनिकों ने धावा बोला था। रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेचन्या के विद्रोही क्षेत्र में सैनिकों को जाने का आदेश दिया था। साल 1997 में आज के ही दिन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के लिए जापान के क्योटो में एक ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन में 150 से अधिक देशों ने सहमति व्यक्त की थी। और किसी ने सच भी कहा है कि कोस कोस पर बदले बानी, 4 कोस पर पानी। देश की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर की बात ही कुछ ऐसी है, और इसे अब वैश्विक लेवल तक पहुंचाने के लिए केवल एक क्लिक की जरूरत है। जी हां, सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय संस्कृति पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल पर देश के विभिन्न हिस्सों की विरासत और शताब्दियों पुरानी हमारी जो सभ्यता है उसके दर्शन हम कर पाएंगे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। युगों पुरानी संस्कृति और अतुलनीय विरासत से संपन्न देश भारत, जिसकी विरासत को एक जगह समेटना असंभव है। ऐसे में देश की सभ्यता, इतिहास और परंपरा से अवगत कराता एक प्लेटफॉर्म, एक पोर्टल के रूप में संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 2016 में इस पोर्टल की परिकल्पना की गई और 3 साल बाद आम जनता के लिए तैयार है। कल्चर पोर्टल में जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज हैं उनकी जानकारी होगी, हमारी म्यूजियम्स हैं उनकी जानकारी होगी, और बाकी जितने भी हमारे स्मारक हैं उनकी जानकारी होगी। बाकी जो भी हमारे संगीत से, नृत्य से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जितनी हमारी अकादमीज़ हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं,
एक ही जगह पर आदमी क्लिक करके सारी जानकारियां ले सकता है या इसकी जानकारी के आधार पर वो अपना डेस्टिनेशन तय कर सकते हैं। ये एक बड़ी सुविधा होगी। आईआईटी मुंबई ने इस पोर्टल का निर्माण किया और इस पोर्टल को अधिक से अधिक यूजर फ्रेंडली बनाने के प्रयास किए हैं। This is work in progress. What we have done, we have created 32 categories where you will find our cuisines, our rare books, they are available in the public libraries, our tangible culture, intangible culture, dance, drama, theatre, everything you talk about culture will be available in this site. भारतीय संस्कृति को एक राष्ट्र और एक पोर्टल में समाहित करने के लिए कई दिलचस्प श्रेणियां भी मौजूद हैं जो खोज को सरल बना सकेंगी। श्रेणियों में दुर्लभ पुस्तकें, पांडुलिपियां, संग्रहालयों की कलाकृतियां, यूनेस्को, संगीत वाद्य यंत्र, शोध पत्र, व्यंजन, राजपत्र, कहानियां और कई अन्य संग्रह मौजूद हैं। हमेशा इन बातों पर बड़ा भ्रम रहता है कि साहब हमारी हिस्ट्री के बारे में क्या है या हमारे उस स्मारक के बारे में सही जानकारी कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये शिकायतें भी आती रहती हैं। मुझे लगता है कि इस पोर्टल के कारण वो शिकायतें भी खत्म होंगी। कुल मिलाकर यह पोर्टल न केवल प्रचार प्रसार और सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है, बल्कि बढ़ रहे डिजिटल युग के कदम से कदम मिलाकर संस्कृति को डिजिटल रूप में संरक्षित करने और एक क्लिक में भारत दर्शन कराने का माध्यम भी साबित हो सकता है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो संस्कृति है तो हमारा जीवन भी है। और आइए अब बात करते हैं मौसम के हाल को लेकर। और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको लिए चलते हैं मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर, जहां कल कार्तिकेय लक्षा दीपम महोत्सव मनाया गया। आप इन रमणीय दृश्यों का आनंद लीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। आगे आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज मेरे सहयोगी अनिल थॉमस के साथ। मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट।